तो क्लास 9th की इस न्यू सीरीज में जो हिस्ट्री की है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से सोशलिज्म इन यूरोप हुआ और उसके बाद रशिया का रेवोल्यूशन होता है। तो बेसिक फंडा मैंने आपको पहले ही समझाने की कोशिश करी थी कि जिस तरीके से समाज परिवर्तित हो रहा है उसकी वजह से धीरे धीरे लोग समझदार होते जा रहे हैं और मेन प्रॉब्लम इसमें थी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ख़त्म करके किस तरीके से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रशिया के अंदर आई थी और किस तरीके से पूंजीपति वर्ग खत्म होने लग गया था। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये सेकंड है, टर्म 2 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आ रहा है, तो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डीपली समझिएगा। ये पेपर में अगर आपने समझ लिया तो इन फ्यूचर आपके पीसीएस और बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक समझते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। तो टर्म 2 में हम आगे बताने जा रहे हैं। टर्म 1 में हमने टर्म 2 कह रहा हूँ, पार्ट 2 है ये, और टर्म जो पार्ट 1 था वो पहले से ही अपलोड हो रखा है। तो अभी अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े तो मैं चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं अवेलेबल, आप वहाँ जुड़ने की कोशिश करिएगा हमारे साथ। आप सभी के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो जैसे जैसे अब समाज बढ़ रहा है, जैसे कि आप जब इन फ्यूचर 11th क्लास में जाएंगे तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन एक ऐसी पहली कंट्री बनी थी जिसमें नेशनलिज्म की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ गया था। वहाँ पे केनल मेनिया पहले आ चुका था, वहाँ पे रेलवेज पहले बन गई थी, वहाँ पे लोहे की वजह से लोगों ने आयरन ओर की वजह से लोहा बनाना चालू कर दिया था। सो ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंग्लैंड में बननी चालू हो गई थी, और ऑफकोर्स कहीं पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनेगी तो समाज में सोशल चेंज हमें देखने को मिलेगा, समाज परिवर्तित होगा। अगर इंग्लैंड परिवर्तित होगा तो जर्मनी भी होगा, फ्रांस भी होगा, इटली भी होगा, जापान भी होगा, अमेरिका भी होगा, सबका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन में ऐसा होता है। लेकिन हमें ये जानना था कि मतलब यह एक ऐसा समय था जहाँ पर जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने लग गई थी तो नए शहर जो थे वो अस्तित्व में आने लग गए थे। और नए शहर कौन से? इंडस्ट्रियलाइज वाले हिस्से, जैसे कि लंदन अस्तित्व में आ गया, उसके बाद मैनचेस्टर अस्तित्व में आ गया, लंकेशर है। ऐसे ब्रिटेन में बहुत सारी प्लेसेस थी जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि बहुत तेज़ी से जब लंदन के अंदर या पूरे इंग्लैंड के अंदर रेलवेज का एक्सपेंशन होने लग गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लग गया, तो बहुत तेज़ी से आविष्कार होने की वजह से पूरा लंदन एक बहुत तेज़ी से डेवलप हो गया। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि 1780 से लेकर 1850 के बीच में इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। और आप कहेंगे कि इसका यूरोप में सोशलिज्म से क्या लेना देना, या रशिया के रेवोल्यूशन से क्या लेना देना? वो है लेना देना। कैसे है लेना देना? क्योंकि हिस्ट्री में तो यही है ना कि कुछ भी चीज़ आज प्रेजेंट में है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड में रीज़न क्या था, हमें वो समझना होता है। तो इसीलिए अब देखिए, जैसे जैसे आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता चला जाएगा तो गांव के अंदर रहने जो वाले लोग हैं वो अपने रोजी रोजगार धंधे की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो पहली बार लंदन एक ऐसा शहर बना था 1800 सन के अंदर जो पहली बार 10 लाख की आबादी वाला शहर बन पाया था इस टाइम पीरियड में। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो सोसाइटी चेंज हुई, सोशल चेंज हुआ। जो कारखानों में काम करने वाले, जो गांव में रहने वाले भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे वो शहरों के अंदर आना चालू हुए। तो मैं कह सकता हूँ मैन आए, वुमेन आए, उनके साथ उनके बच्चे आए जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि अब जो लोग एकदम से काम करने के लिए इस टाइम पीरियड में आए तो ऑफकोर्स उनका वर्किंग आवर बढ़ा हुआ था, उनके वेजेस कम थे, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता था कि कितने घंटे काम करना होता है, क्या पर्टिकुलर वेजेस होना चाहिए, बहुत बाद में लोगों को समझ में आया। तो इसकी वजह से जैसे जैसे गांव जैसे इलाकों के अंदर एग्रीकल्चर की व्यवस्थाओं में ज़्यादा पैसा नहीं था, तो इसीलिए पूरे लंदन जैसे शहर में, पूरे इंग्लैंड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो जो लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट होने लग गए तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत भीड़ भाड़ हो गई। जैसे आप अपने एग्जाम्पल दिल्ली का ले लीजिए, या जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर आप हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं तो आप देखते हैं कि जो काम धंधे की तलाश में बाहर से लोग आ रहे हैं तो ज़्यादातर वो रेंट पे रहते हैं, मैं कहता हूँ अनऑर्गेनाइज्ड बस्ती में रहते हैं, स्लम में रहते हैं। तो वहाँ पे ऑफकोर्स ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सोशल फैक्टर जो होता है माइग्रेशन का, उससे समाज में बदलाव आते हैं। तो सेम ऐसा ही इंग्लैंड के अंदर हुआ कि जैसे ही एकदम से ही जनसंख्या 1800 समथिंग में लंदन में जब आनी चालू हो गई, प्रेशर जब एक जगह पे ज़्यादा बढ़ गया, डेंसिटी एक जगह पे ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होने लग गई, पानी गंदा हो गया, हाउसिंग फैसिलिटीज़ ठीक नहीं थी, और मैं कह सकता हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी इतने सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि लेबर की जो
जो लाइफ थी ना वो बहुत बुरी थी। लंदन में तो ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिमम जो उम्र होती है लोगों की जीने की वो 24 से 26 साल ही हुआ करती थी। लोग अगर फैक्ट्री में काम करने आ रहे तो सिर्फ इतने ही साल तक काम कर पाते थे और बाद में मर जाते थे, क्योंकि अनहाइजीन कंडीशन में मतलब बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, संडे भी छुट्टी नहीं है, कुछ भी छुट्टी नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाओं में जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि लंदन के अंदर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे लोगों को हो रही थी। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये थी कि अब हर जगह एक आइडियोलॉजी के लोग हैं। लिबरल्स आइडियोलॉजी मैंने आपको पहले ही बता दिया था और रेडिकल आइडियोलॉजी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऐसे आइडियोलॉजी के लोगों ने कहा कि ट्रेड जो है वो इंडिविजुअल इफेक्ट होना चाहिए, लेबर से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी बिजनेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है इंग्लैंड के अंदर तो वो तो इंडिविजुअल फायदे के लिए होना चाहिए ना। इसमें अगर जनता इन्वॉल्व हो रही है या लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको भी फायदा देना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। तो सब नेशनलिस्ट लोग कह रहे थे, लिबरल्स लोग कह रहे थे, रेडिकल लोग कह रहे थे कि ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेट जो लोग जो फैक्ट्रियों में लोगों से काम करवा रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी कोई गवर्नमेंट आए जो पूरी तरीके से सभी के अधिकार के बारे में सोचे। यहाँ पे फैक्ट्री ऑनर से अपने प्रॉफिट के लिए जनता से काम करवा रहा है, लेकिन सही मायने में तो जो लंदन में काम करने लोग हैं उनकी, जो फैक्ट्री में काम करने लोग हैं उनकी व्यवस्था सही तरीके से ठीक नहीं है। इसीलिए यही सेम ऐसे ही क्रांतिकारी लोग अलग अलग जगहों पे अस्तित्व में आने लगे। तो लास्ट स्टोरी अगर आपने पता होगी फ्रांस के बारे में आपको, तो हमने बताया था कि 1815 के अंदर वाटरलू के अंदर जो नेपोलियन था उसकी डेथ हो गई थी और एक वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, वियना कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1815 के अंदर। और पूरे यूरोप के अंदर ये जो सेम पैटर्न था, यूरोप मतलब लंदन के अंदर यानी कि यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर और उसके बाद इटली के अंदर सेम यही पैटर्न चलता था कि लोग जो थे बेचारे गांव में रहने वाले लोग वो शहरों में काम करने की तलाश में आते थे, काम करते थे और काम करने के बाद बेचारे अनहाइजीन कंडीशन के अंदर मर जाते थे। और ये काफ़ी लंबे समय तक होता रहा। इवन मैं कह सकता हूँ कि 1815 में तो ये और ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर आपको पता हो तो गुस्सेपी मजीनी जो थे इटली के, उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा कि यार ये जो मोनार्की सिस्टम है ना इटली के अंदर, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि वियना कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ था, अगर आप ये देख पा रहे हैं, इमेज देख पा रहे हैं, तो वियना कॉन्फ्रेंस पे जैसे फ्रांस में जो क्या कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने बोल दिया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार हूँ और ऐसी व्यवस्था लोगों के पास नहीं होनी चाहिए जहां पर क्या कहते हैं जनता से काम करवाया जा रहा है और वो अपने अधिकारों के बारे में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो गुस्सेपी मजीनी पहले व्यक्ति थे इटली के अंदर जिन्होंने कहा कि पूरा का पूरा इटली किसी एक राजा के हाथ में नहीं, जनता के शासन के हाथ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने वियना कांग्रेस की द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1815 के अंदर, संधि हुई थी, उसका विरोध करा। उन्होंने कहा कि इटली के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ये सारी चीजें इटली के अंदर जरूर होनी चाहिए, है ना। ये होगी तो जब भी जाके इटली, जापान, जर्मनी या फ्रांस या इंग्लैंड, इधर सभी जगहों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा। तो इसीलिए ये पहले व्यक्ति थे। और वियना कॉन्फ्रेंस जो 1815 के अंदर हुआ था, तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बोल दिया कि दोबारा से जहाँ जहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, उसके बाद क्या कहते हैं इटली है, इंग्लैंड है, इधर सभी इलाकों में राजा का शासन दोबारा आ जाएगा। तो राजा का शासन आ जाएगा तो राजा जो प्राइवेट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज होती है, उनको तो कुछ बोलेगा नहीं, पर नॉर्मल जो कैटेगरी के लोग होते हैं बेचारे वही पिसते रहते हैं। तो जो वियना संधि थी 1815 के अंदर, वो बिल्कुल गलत हुई थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था और उसके बाद कहा गया था कि हर जगह पे दोबारा से नेपोलियन को हटा के चाहे दूसरी और जगह हो वहाँ पे क्या कहते हैं दोबारा से राजा का शासन लाया जाएगा। लेकिन जब फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को नेपोलियन बोनापार्ट ने मान लिया था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि दूसरे और यूरोप के हिस्सों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं हुआ। इसलिए धीरे धीरे करके एक आइडियोलॉजी बढ़ती चली गई और लोगों ने कहा कि संविधान होना चाहिए। तो वियना कॉन्फ्रेंस के अंदर रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया और फ्रांस, ये लोग थे जिन्होंने राजा का शासन दोबारा लेके आया। और यही सेम कंडीशन, लेबर की जो खराब स्थिति थी वो चलती रही। लेकिन गुस्सेपी मजीनी बोल रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, इटली को तो आज़ाद करा के ही रहूँगा। इसलिए उन्होंने एक यंग इटली करके एक सीक्रेट सोसाइटी बोल लीजिए या पॉलिटिकल पार्टी बोल लीजिए, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जो लेबर्स के अधिकार के बारे में सोचेगी, लेबर के अधिकार के बारे में सोचेगी। और इन्होंने यही कहा कि पूरा का पूरा इटली एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा इटली किसी के पास है, आधा इटली किसी के पास है, ये गलत है। तो ऐसे स्थिति में अब यहाँ पे क्या हुआ कि सोशलिज्म अब धीरे धीरे करके यूरोप में आना चालू हो गया। सोशलिज्म का मतलब सिंपल सा, अब 19वीं सेंचुरी में ये समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उसका अपोज करना। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो ऑफकोर्स जो बेचारे नॉर्मल जनता है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं
कभी भी उनके ऊपर प्रेशर होगा ही नहीं, उनको अच्छे वेजेस मिलेंगे, उनकी कंडीशन अच्छी होगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो लोगों का ये कहना है कि अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर से अपना जीवन यापन चलाया जा सकता है। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज कर रहे थे उन लोगों का ये कहना था कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो होल कंट्रोल प्रॉपर्टी हो, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें सरकार के पास सारी सोसाइटी का कंट्रोल होगा और उसके बाद वो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोच सकती है, मतलब समाज के सभी लोगों के बारे में सोच सकती है ना। इसीलिए अर्ली थिंकर्स आने चालू हुए। थिंकर्स में मैं कह सकता हूँ पहले रॉबर्ट ओवन करके इनका नाम है, ओवन। इन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट ओनरशिप अगर आप खत्म कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होनी चाहिए, यानी कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए। ऐसी कम्युनिटी जो सरकार और प्राइवेट दोनों को साथ मिला के ले चल सके और समाज में कल्याणकारी बातें कर सके। दूसरा फिर एक और आते हैं लुइस ब्लैंक करके, लुइस ब्लैंक करके इनका नाम है। इन्होंने कहा कि प्राइवेट ओनरशिप और सरकारी ओनरशिप दोनों होनी चाहिए समाज में, जब भी हम डेवलप कर पाएंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में ये बताया जाता है कि सही मायने में इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है। कार्ल मार्क्स ने प्रॉपर बोल दिया कि जब तक कैपिटलिस्ट रहेगा तो जब तक वर्कर का शोषण होता रहेगा और जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे और वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि वर्कर्स को अच्छी कंडीशन दी जा सके। इसी वजह से उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है वो सोशली कंट्रोल होनी चाहिए, ना कि कैपिटलिस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स का बिलीव था कि हमें जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि समाज में एक्सप्लोटेशन वर्कर्स का वही कर रहे हैं, है ना। इसी वजह से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी लानी सोसाइटी के अंदर, तो ऑफ कोर्स हमें सारा का सारा कंट्रोल कम्युनिस्ट सोसाइटी को देना पड़ेगा, ताकि वो जनता के बारे में सही अच्छी तरीके से सोच सके। जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन ठीक हो सके। इस हिसाब से ये कहा गया कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि जितनी भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है धीरे धीरे करके समाज के दूसरे हिस्सों में फैलना चालू हो जाएगी। तो वर्कर्स जो इंग्लैंड के अंदर थे, जर्मनी के अंदर थे, इवन दूसरी और जगहों पे रह रहे थे, वहाँ पे उनकी बेटर कंडीशन के बारे में, बेटर लाइफ के बारे में सोचा गया और इस तरीके से यूरोप के अंदर क्रांति बढ़ती चली गई और उसी क्रांति की वजह से रशिया के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो देख रहे हो सोसाइटी कैसे बन रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट वर्कर्स थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म करी, जिसे हम सेकेंड इंटरनेशनल बोलते हैं। सेकेंड इंटरनेशनल का मतलब क्या था वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि लंदन के अंदर वर्कर पार्टी है कोई, जिसे हम लेबर पार्टी बोलते हैं। लंदन के अंदर एक लेबर पार्टी है जो लेबर के अधिकार के बारे में सोचती है। तो लेबर पार्टी का जो भी थॉट है, अगर वो जर्मनी पहुंचाना है, तो ऑफ कोर्स लेबर पार्टी तो उस थॉट को जर्मनी नहीं पहुंचाएगी ना। उसके लिए सेकंड इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल बॉडी बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका मेन काम ये होता है कि यूरोप के दूसरे हिस्सों पे लेबर के अधिकार के बारे में जो भी चीज चल रही है वो दूसरे हिस्सों पे पहुंचाई जा सके, है ना। नॉर्मल सा जैसे यूएन का मेन काम होता है कि सारी कंट्री में कहीं भी विवाद हो रहा हो तो ऐसे विवाद को ठीक किया जा सके, है ना। तो उसके लिए तो इसीलिए फिर कहा गया कि ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जो फैक्ट्री में काम करने लोग हैं उनके लिए उनको हेल्प करने के लिए हमें फंड इकट्ठा करना पड़ सकता है। हमें जो वर्किंग आवर उनकी कंडीशन है उनके लिए हम लड़ सकते हैं। इवन हम उनको वोट डालने का अधिकार भी दिलवा सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें बात हुई। और इसीलिए जर्मनी के अंदर एक एसपीडी पार्टी बनी। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी बनी जो आज भी है। उसके बाद फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनी। ये तीन पार्टियां स्पेशली लेबर के अधिकार के बारे में अपने अपनी कंट्री में बात कर रही थी। और ये सब चीज़ें कब आई, जब ऑफकोर्स ये रेडिकल सोच, लिबरल सोच और कंजर्वेटिव सोच आनी चालू हो गई। इसकी शुरुआत में कह सकता हूँ कि 1815 में जो वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा गलत था, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम को दोबारा से लाया जा रहा था। तो बिल्कुल ही गलत था ना। इसीलिए ये एक सिस्टम है कि किस तरीके से रेवोल्यूशन फैलता है दूसरे हिस्सों में। वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है लेबर्स के अधिकार के बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में, उनकी अच्छी कंडीशंस के बारे में, जो गाँव से शहरों में काम करने के लिए आते हैं लेकिन फ़ायदा वो अपने मालिकों को देते हैं, लेकिन सही मायने में उनका अपना खुद का शोषण होता रहता है। और इसी वजह से ही रशिया के अंदर रेवोल्यूशन होता है। तो वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।